देखो, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है ना, मानव सभ्यता के सबसे बड़े पेचीदा और वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स में से एक है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में बमबारी होती रहती है, बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। बट देखो, अब जो इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है ना हमास के द्वारा, वो पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा अटैक है। और इस अटैक के बाद अगर देखो यूं कहें कि मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से चेंज हो सकता है, तो ये बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी। वैसे देखो, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल, काबिल और वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने दूसरे देशों की धरती पर जाके अनेकों सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इजराइल के ऊपर होने वाले अटैक्स को रोका है। लेकिन देखो, अब जो अटैक हुआ हमास ने इजराइल के ऊपर किया, मोसाद इसे बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सका और इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है डिटेल से। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के इस हिस्से की, इजराइल की, वेस्ट एशिया में इजराइल की हम बात कर रहे हैं। इजराइल में यहां पे देखो पैलेस्टीन के लोग रहते हैं, गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में भी जो ये डार्क ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ना, यहां पर भी पैलेस्टीन के लोग रहते हैं। बट गाजा पट्टी को कंट्रोल किया जाता है हमास के द्वारा। हमास क्या है? हमास देखो एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल है गाजा पट्टी के ऊपर। हमास को इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में और बहुत सारे देशों के द्वारा हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डेजिग्नेट किया गया है, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, इजराइल। ये सारे देश बोलते हैं कि हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और देखो, यहां पे जो पैलेस्टीन के लोग रहते हैं ना, ये डार्क ब्लू का जो एरिया है, यहां पर कौन सत्ता में है, मतलब पैलेस्टीन का कौन सा फैक्शन यहां पे सरकार चलाता है? फतह सरकार यहां पे चलाता है। अब देखो, हमास जो है ना, हमास को ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। हमास जो गाजा पट्टी में रूल करता है उसको सपोर्ट दिया जाता है ईरान के द्वारा। और इसके अलावा फतह जो वेस्ट बैंक में रूल करता है वो सऊदी अरेबिया के ज्यादा करीब है। वैसे देखो, ये जो गाजा पट्टी है ना, ये जो एरिया है लाल वाला, एक बार हटा के मैं आपको दिखा देता हूं। लाल वाला जो एरिया है ना, पूरी तरह से इजराइल के द्वारा कंट्रोल्ड है। कैसे? जैसे दिखाता हूं आपको, यहां पर देखिए, पूरा इजराइल के द्वारा कंट्रोल्ड है। यहां पे जो लोग रहते हैं गाजा पट्टी में, ऑलमोस्ट पैलेस्टीन के ना 23 लाख लोग रहते हैं। एयर स्पेस इजराइल के कंट्रोल में है, गाजा पट्टी के ऊपर जो एयर स्पेस है। यहां पे जो सी का एरिया है, यहां पर भी पूरी तरह से इजराइल का कब्जा है। यानी गाजा पट्टी में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सा सामान इंपोर्ट किया जाएगा, फ्यूल आएगा, नहीं आएगा, सब कुछ इजराइल कंट्रोल करता है। और लोग रहते हैं यहां पे पैलेस्टीन के। इसीलिए गाजा पट्टी को ना एक ओपन प्रिजन भी कहा जाता है। ओपन प्रिजन, वैसे लोग इधर से उधर जा सकते हैं पट्टी के अंदर, लेकिन बाहर की दुनिया से आना जाना गाजा पट्टी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी क्या हुआ? अभी देखो, गाजा पट्टी जिसको कंट्रोल किया जाता है हमास के द्वारा, अटैक किया गया हमास के मिलिटेंट्स के द्वारा इजराइल के ऊपर। अटैक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। हमने बात की ना, मोसाद इस अटैक को नहीं प्रिडिक्ट कर सका। क्यों नहीं कर सका, उसके भी रीजन आपको बताता हूं। अटैक कैसे हुआ? देखो, मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक हुआ, जैसे सी के थ्रू अटैक हुआ। इसके अलावा पैराग्लाइडर्स की फॉर्म में मिलिटेंट्स इजराइल में आए। 7 अलग अलग पॉइंट्स पे जो मिलिटेंट्स थे वो एंटर किए यहां पर इजराइल के अंदर। और उसी समय जब ये अलग अलग लोकेशन से मिलिटेंट्स आ रहे थे ना, उसी समय 20 मिनट के अंदर हमास के द्वारा 5000 रॉकेट्स दागे गए इजराइल के ऊपर। आप समझ रहे हो? 20 मिनट के अंदर 5000। इवन 2021 में भी हमास ने रॉकेट दागे थे बहुत ज्यादा, 2014 में भी दागे थे, लेकिन दोनों युद्धों में मिला के भी 5000 रॉकेट नहीं दागे गए थे। और अब तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए गए। वैसे देखो, इजराइल का डोम है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है,
जो भी रॉकेट या मिसाइल दागी जाती है ना इजराइल के ऊपर, तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और हवा में ही जो भी रॉकेट दागे गए हैं या मिसाइल दागी गई हैं, हवा में ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन बात यह है ना, 20 मिनट में जब 5000 रॉकेट दाग दिए गए तो डोम इतना भी इफेक्टिव नहीं है। मतलब इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना भी इफेक्टिव नहीं है कि 5000 जो रॉकेट दागे गए हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे। इसी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ, क्योंकि रॉकेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी। तो देखा आपने कितना सोफिस्टिकेटेड अटैक था। मल्टीपल लोकेशन से जो मिलिटेंट्स थे इजराइल में आए, इसके अलावा उसी समय रॉकेट्स दागे गए, उसी समय सी से भी मिलिटेंट्स आए, उसी समय पैराग्लाइडर्स के थ्रू भी, पैराग्लाइडिंग के थ्रू भी मिलिटेंट्स इजराइल में आए। तो इन सब चीजों के लिए ना इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि ना इजराइल ने अपनी ज्यादा फोर्स ना वेस्ट बैंक में लगाई हुई है। जो वेस्ट बैंक का एरिया है ना, यहां पे इजराइल ने अपनी आर्मी ज्यादा लगा रखी थी। इजराइल को लगता था कि ना हमास में रिलेटिवली शांति है, 2021 में युद्ध हुआ था और अब वहां पर रिलेटिवली शांति है, तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमास भी इतने बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिला। अब एक चीज देखो, क्यों अटैक किया गया हमास के द्वारा। फिलहाल इस स्टेज पे, मतलब इस समय अटैक क्यों किया गया हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, इसके देखो बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस देखो ये हैं, सबसे पहला, अभी ना इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में ना एक पीस डील साइन होने वाली थी, रिश्ते नॉर्मलाइज होने वाले थे, और यह बात पैलेस्टीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऑलरेडी देखो अब्राहम अकॉर्ड के अंदर बहुत सारे देशों के साथ, जैसे यूएई, मोरक्को, इन देशों के साथ इजराइल ने अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए हैं, और यह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द सऊदी अरेबिया इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लेता। तो पैलेस्टीन ने ना एक प्रकार से सऊदी अरेबिया और बाकी देशों को दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ आप शांति स्टैब्लिश कर लोगे इजराइल के साथ तो मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आने वाली है। पैलेस्टीन को लगा कि हम तो टेबल पे ही नहीं हैं, अरब कंट्रीज इजराइल के साथ पीस कर रहे हैं और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो इस वजह से उनको लगा बिल्कुल सही समय है। दूसरा, इजराइल देखो आज के समय में ना बहुत डिवाइडेड है। डिवाइडेड इसलिए है, जो वहां के प्रधानमंत्री है ना नेतन्याहू, वो एक कानून लेके आए जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से काफी पावर्स ले ली गई गवर्नमेंट को सुपरवाइज करने की। तो इस बिल को लेके, इस कानून को लेके ना इजराइल के लोग काफी डिवाइड हो गए। कुछ लोग बोलते थे कि सही कानून है, कुछ लोग बोलते थे डेमोक्रेसी खत्म हो गई इजराइल के अंदर। तो इजराइल काफी ज्यादा डिवाइडेड था, इजराइल की पॉलिटिक्स काफी ज्यादा डिवाइडेड थी। तो लगा हमास को कि बिल्कुल सही समय है अटैक करने का। इसके अलावा देखो और क्यों अटैक किया गया हमास के द्वारा, इसी दिन 50 साल पूरे हुए हैं। 1973 में अरब कंट्रीज ने मिलके, अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, सीरिया, इन सब ने मिलके हमला किया था इजराइल के ऊपर। उस हमले को ना 50 साल पूरे हो गए, तो इस मौके पर हमास के द्वारा अटैक किया गया इजराइल के ऊपर। अब देखो अटैक कितना बड़ा था, इसकी ग्रेविटी मैं आपको समझाता हूं। देखो अक्सर ऐसा होता है कि इजराइल के 2-3 लोग भी मारे जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा हमला इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर कर देता है। अगर एक होस्टेज, एक इजराइल के नागरिक को या फिर सोल्जर को होस्टेज बनाया जाता है ना हमास के द्वारा, तो इजराइल के द्वारा एक बार ना एक होस्टेज को छुड़ाने के लिए 1000 प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा था। अब ग्रेविटी समझिए आप, अभी क्या हुआ है, 1000 से ज्यादा लोग इजराइल के मारे जा चुके हैं और 100 से भी ज्यादा, अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन 100 से ज्यादा नागरिकों को और सोल्जर्स को होस्टेज बनाया जा चुका है। 50 सालों में इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर नहीं हुआ है। इसे कुछ लोग, जहां एक तरफ यूएसए का 9/11 बोल रहे हैं और इंडिया में हम बोल सकते हैं कि मुंबई पे जो हमला हुआ था ना, उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा हमला है। हमारे देश की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इजराइल की टोटल पॉपुलेशन ही 1 करोड़ से कम है। देखो अब इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की इक्वेशन कैसे चेंज हो सकती है, क्या कंसिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं इस हमले के बाद, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले जो डील साइन होने वाली थी इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, शायद ये डील अभी नहीं साइन होगी। क्यों? क्योंकि देखो
सऊदी अरेबिया को लगेगा कि अभी आज के समय में इजराइल के साथ डील साइन करना मतलब पैलेस्टीन के काज को पूरी तरह से छोड़ने के समान है। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो हमसे नाराज हो जाएगा, इसलिए ये जो डील है अभी इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में नहीं साइन होगी। उसके अलावा अब देखो, इजराइल जो है बड़ा अटैक करने वाला है गाजा पट्टी के ऊपर। ये जो गाजा पट्टी है ना, इसके ऊपर बड़ा अटैक इजराइल करने वाला है, क्योंकि एक तो डेटरेंस जो है इजराइल की वो कम हुई है। डेटरेंस मतलब इजराइल का जो डर था ना कि हमने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया तो इजराइल बड़ा जवाब देगा, बड़ा रिवेंज लेगा, वो डेटरेंस कमजोर हो गया है इजराइल का। इजराइल चाहेगा कि उस डर को दोबारा से कायम किया जा सके, और जाहिर तौर पे इतने सारे लोग जो इजराइल के मारे गए हैं, इजराइल उनका भी बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो, एक पेच यहां पे पता क्या है, हमास का रूल है अभी गाजा पट्टी में। इजराइल को क्या लगता है, बेशक हमास ना एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर देखो हमास की लीडरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया ना, तो गाजा पट्टी में भी ना एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सिविल वार जैसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। अब इसका फायदा अल कायदा उठा सकता है। अल कायदा तो आपको पता है बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कामकाज के जो तरीके हैं अल कायदा के वो और भी भयंकर हैं, और भी बेकार हैं। और इसके अलावा लीबिया जैसा सिविल वार भी ना क्रिएट हो जाए, ये भी नहीं चाहता इजराइल। समझ गए आप? थोड़ा डेप्थ में सोचिएगा। इजराइल हमास को ना चोट तो पहुंचाना चाहता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता। इजराइल को लगता है पूरी तरह से खत्म कर दिया ना तो वहां पे कोई रूल नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा तो सिविल वार स्टार्ट हो जाएगा गाजा पट्टी में, उससे हमको ही नुकसान होगा। तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये एक बड़ा पेच है। अब तीसरा पॉइंट देखिए आप, देखो वेस्ट का ना पूरा ध्यान अभी यूक्रेन वार पे था, लेकिन अब वेस्ट ना यहां पर भी इजराइल पर ध्यान देगी। पहले पूरी एड जो थी वो यूक्रेन को दी जा रही थी, लेकिन अब ना बहुत सारी एड यूएस की तरफ से इजराइल को भी मिलेगी। तो इससे ना पुतिन ने ना एक बात बोली थी, पुतिन ने बोली थी कि यूक्रेन इतनी ज्यादा एड्स अभी एक्सेप्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की, मान लो कि कल वो एड मिलनी खत्म हो जाए तो 2 पल के लिए भी यूक्रेन अपनी टेरिटरी नहीं संभाल के रख सकेगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि यूक्रेन में रशिया की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अब ज्यादा एड देंगी इजराइल को, खास करके यूएस से। अब चौथा पॉइंट देखिए, मान लीजिए अब यह साबित हो जाए, वैसे तो पता है सबको कि हमास को पैसे दिए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। लेकिन पूरी तरह से एविडेंस के साथ साबित हो जाए तो इजराइल और ईरान के बीच में भी जबरदस्त टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं। इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशंस का क्रिएट होना तो मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से इंस्टेबिलिटी का आना। समझ रहे हो आप पॉइंट? तो मिडिल ईस्ट, जिसके बारे में अभी यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने यह बोला था कि रिलेटिवली पीसफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है। मिडिल ईस्ट की इक्वेशंस पूरी तरह से बदल गई हैं इस हमले के बाद में। इंडिया के लिए भी देखो नुकसान की बात है। इंडिया के लिए अभी हाल ही में G20 के समिट में आपने देखा कि इस प्रकार से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टैब्लिश किया गया था, उसमें इजराइल एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लेकिन अब इजराइल के बाकी देशों के साथ रिश्ते खराब होते हैं, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो जो कॉरिडोर है पूरी तरह से सफल हो पाना भी मुश्किल है। समझ गए? और देखो एक क्वेश्चन जो आपके मन में जरूर आना चाहिए, गाजा पट्टी जो इतनी ज्यादा कंट्रोल्ड है इजराइल के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या यहां पे आएगा, क्या यहां पे जाएगा, सब कुछ इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो फिर आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला हो उसका? मतलब हथियार कहां से आते हैं? इतने सारे रॉकेट्स कहां पर आए इस पट्टी में? जब सब कुछ ही इजराइल कंट्रोल करता है तो इतने हथियार कहां से आए इस पट्टी में? देखो यहां पर ना टनल्स बनाई हुई हैं, टनल्स जैसे कि देखो, ये देखो गाजा पट्टी के नीचे ना बहुत सारी टनल्स हैं जो इजिप्ट में जाती हैं और कुछ इजराइल में भी ओपन होती हैं। इन टनल्स के थ्रू स्मगलिंग होती है, फ्यूल की, दूसरी चीजों की।
टनल्स के थ्रू सामान जो है, सारा जो इलीगल गुड्स हैं वो लाए जाते हैं टनल्स के थ्रू। समझ गए? तो ये पूरा इशू हमने समझा। लेकिन कुल मिला के देखो, आने वाला जो समय है काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या है स्टबल बर्निंग? देखो, नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ना खरीफ सीजन की क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, जैसे खरीफ में उगाया गया था पैडी या फिर शुगर केन, इन खरीफ की फसलों की कटाई के बाद पीछे फसल का ना कुछ वेस्ट रह जाता है, कुछ कचरा रह जाता है सोइल के अंदर ही, उसे कहा जाता है स्टबल। अब ना कायदे से तो उसे रिमूव करना चाहिए किसानों को, लेकिन किसानों का ये तर्क है कि अगर हम कचरे को भी रिमूव करना स्टार्ट करेंगे ना, एक तो इसमें लेबर इन्वेस्ट होगी, पैसा जाएगा, दूसरा हमारे पास टाइम भी कम है। अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें रबी की फसल उगानी है, फॉर एग्जाम्पल वीट को उगाना है, तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए किसान शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट मतलब जो स्टबल रह जाता है ना उसको, ये पराली होती है, इसको बोलते हैं पराली, स्टबल को, जो येलो येलो आप देख रहे हो, इसको ना किसान आग लगा देते हैं सीधा सीधा, ताकि जल्दी काम बन जाए और अगली फसल हम उगा सकें। बट इस प्रकार से किसानों के द्वारा पराली को यानी स्टबल को यानी क्रॉप वेस्ट को आग जो लगाई जाती है ना, इससे बहुत नुकसान होते हैं, जो हम डिटेल में अब जानेंगे भी। समझ गए? तो सरकार काफ़ी समय से कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे करके इन घटनाओं को कम किया जाए, बट ये घटनाएं, पराली को जलाने की घटनाएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये रीजंस हैं किसान क्यों पराली जलाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। टाइम कंस्ट्रेंट होता है, जो मैंने आपको बताया, अगली फसल उगाने के लिए टाइम को बहुत कम बचा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सीधा आग लगाने से लेबर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। कुछ दूसरे वाइबल अल्टरनेटिव नहीं है, आग लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर सब्सिडी सरकार देती है किसानों को या फिर मशीनरी प्रोवाइड करती है, तो शायद किसान उन चीज़ों का, उन रिसोर्सेज का यूज़ करें और आग ना लगाएं। सबसे लास्ट में अवेयरनेस की भी कमी है कि कितना नुकसान होता है आग लगाने से। अब नुकसान की बात करते हैं, क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन। किसानों के द्वारा पराली जलाने से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, खास करके सर्दियों में धुएं का जो बादल आ जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। नेक्स्ट, हीट पेनिट्रेशन। अब पराली जलाने से देखो हीट जनरेट होती है, सोइल में भी घुस जाती है हीट। अब ना इससे जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं ना, यूज़फुल बैक्टीरिया वगैरह, वो भी मर जाते हैं हीट की वजह से, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, सोइल इरोजन ज़्यादा होता है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ये एक चैलेंज है कि किसान जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक बड़ा वोट बैंक होते हैं, इसलिए सरकार की जो अप्रोच है हमेशा सॉफ्ट रहती है इस इशू के ऊपर। अब कायदे से 2015 में एनजीटी ने पूरी तरह से बैन कर दिया था पराली को जलाना। पेनल्टीज भी लगाई गई हैं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा और दूसरे राज्यों के पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा, लेकिन फिर भी पराली जलाने की घटनाएं इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ वाइबल अल्टरनेटिव। पॉइंट पहले भी आया कि किसानों के पास कुछ और अल्टरनेटिव नहीं है, या तो सरकार कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दे कि किसान जो है उस पैसे की सहायता से वर्कर्स को बोल सकें कि आप पैसा लीजिए और ये पराली रिमूव कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हार्मफुल हेल्थ इम्पैक्ट। देखो, पराली जलाने से जो हार्मफुल गैसेस हैं वो भी तो एमिट होती है ना, जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन है, ये सब बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होती है जो हार्मफुल एमिशन होता है पराली को जलाने से। और आपको पता है जो स्मोक वगैरह रिलीज होता है ना, ब्लैक पार्टिकल्स, वो अगर जमा हो जाते हैं ग्लेशियर्स में, तो वो ब्लैक पार्टिकल्स सूर्य की किरणों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं। ये कुछ सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले है नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज। ये पॉलिसी इस चीज़ पे फोकस करती है कि क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं ना, उनको वहीं पर मैनेज किया जाए, इन सिटू मैनेजमेंट, जहाँ पर है वहीं पर मैनेज किया जाए। जैसे ना एक प्रोडक्ट है पूसा डीकम्पोजर,
पूसा डीकम्पोजर ना एक प्रकार से कैप्सूल्स हैं। पूसा डीकम्पोजर क्या करता है, जो ये स्टबल है ना, पराली है, इसको खाद में कन्वर्ट कर देता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। अब ये चलाया गया अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ये इस उद्देश्य के साथ चलाया गया कि ये जो स्टबल है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसको कैसे ना कैसे करके इसकी सहायता से बायोगैस, बायो सीएनजी, सिन गैस, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया जाता है तो फिर यूजफुल हो जाएगी पराली। फिर किसान इन्हें बेचना स्टार्ट कर देंगे बजाय आग लगाने के, क्योंकि इनकी सहायता से पावर जनरेट होने लगेगी। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अब देखो कुछ ऐसी मशीनें आती हैं जिसकी सहायता से अगर पैडी की हार्वेस्टिंग होना तो फिर ये पराली जो है वो उसकी समस्या खत्म हो जाती है, पराली बचती नहीं है। जैसे हैप्पी सीडर मशीन है, हैप्पी सीडर मशीन की सहायता से अगर हार्वेस्टिंग की जाए तो फिर ये कचरा नहीं बचता है। तो सरकार कोशिश कर रही है कैसे न कैसे करके ऐसी मशीनों के ऊपर सब्सिडी दी जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। ये तो देखो उसी से संबंधित है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए कैसे न कैसे करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में भी ये बोला जाता है जो ये फार्म टेक्नोलॉजीज और रिसेंट इनोवेशंस है ना, जैसे हैप्पी सीडर मशीन की मैंने बात की, बाकी जो मशीनें हैं जिनसे समस्या सोल्व होती हैं, इन मशीनों पे सब्सिडी दी जाए ताकि ये किसानों के पास आसानी से उपलब्ध हो। नई वैरायटीज़ के राइस एंड व्हीट क्रॉप्स उगाए जाएं जिसमें वेस्ट कम से कम बचे। जैसे देखो पूसा बासमती 1509 है, PR 126 है, ये मेच्योर जल्दी हो जाते हैं। मेच्योर जल्दी होने का एक फ़ायदा ये होता है, किसान जो बोलते हैं ना कि हमें अगली फसल उगाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, अगर ये जल्दी मेच्योर हो गए, मान लीजिए सितंबर के लास्ट में ही मेच्योर हो गए, तो फिर किसानों के पास में 1 महीने से ज़्यादा का समय है अगली फसल उगाने के लिए, तो वो आग नहीं लगाएंगे। और जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं जैसे पूसा बायो डिकम्पोजर की हमने बात की थी ना, ये भी किसानों को आसानी से अवेलेबल करवाए जाएं और अवेयर किया जाए किसानों को कि ऐसा भी सॉल्यूशन है कि ये जो स्टबल है वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा 15-20 दिनों के अंदर अंदर। इसके अलावा लास्ट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी फॉलो किया जाए। जैसे पंजाब सरकार का एक आदेश था, जो ईंट भट्टे हैं ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, ईंट भट्टों के जो मालिक हैं ना, वो कोल का इस्तेमाल करते हैं ईंटों को पकाने के लिए, तो कम से कम 20% कोल की जगह वो पैडी स्ट्रा पैलेट्स का इस्तेमाल करें एज ए फ्यूल। छत्तीसगढ़ की एक और बेस्ट प्रैक्टिस है छत्तीसगढ़ गौथन मॉडल। इसमें क्या है कि जो पैडी ग्रोअर है ना, वो क्रॉप रेजिड्यूज को डोनेट कर देते हैं जो कैटल सेड प्रीमिसेस है ना वहाँ पर, तो इससे कैटल को भी खाने के लिए फोडर मिल जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये अलग अलग जगह पर फॉलो की जा सकती हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले इस ट्रीटी के बेसिक्स आप जान लीजिए। 1996 में यानी 1996 में ये ट्रीटी ओपन हुई थी। क्या मकसद है इस ट्रीटी का? इस ट्रीटी का मकसद ये है कि वर्ल्ड में कहीं पर भी होने वाले न्यूक्लियर टेस्टिंग को, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकना। कहीं पर भी होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हवा में होता है, ज़मीन पर होता है, पाताल में होता है, कहीं पर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकना, और चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, पीसफुल पर्पज़ के लिए हो या फिर मिलिट्री पर्पज़ के लिए हो। तो 96 में ट्रीटी ओपन हुई थी। नंबर ऑफ सिग्नेटरीज अभी है 185, 170 देशों ने रेटिफाई किया है। ट्रीटी अभी फोर्स में नहीं आई है। ट्रीटी का मकसद है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना, मतलब हर कोई छोटा मोटा देश न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, ये इंश्योर करना, क्योंकि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही नहीं करेगा तो फिर न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाएगा। अभी कंटेस्ट ये है, रशिया ने बोला है कि हम इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। अभी तक ना रशिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया था, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि हमने जो रेटिफिकेशन पहले किया था ना, हम उसे रद्द कर रहे हैं, यानी हम इस ट्रीटी से बाहर आ रहे हैं। ऑलरेडी देखो एक ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी, न्यूक्लियर आर्म्स को कम करने से संबंधित ये ट्रीटी थी रशिया की यूएसए के साथ, लेकिन रशिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया फरवरी 2023 में।
रशिया ने वेस्ट के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया कि आप तो हमारे स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस पे अटैक कर रहे हो, हम आपके साथ ये ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। समझ गए? ये संख्या को लेके थोड़ा ऊपर नीचे है, इसमें थोड़ा और अपडेटेड है कि सीटीबीटी को साइन किया गया है 187 कंट्रीज के द्वारा, रेटिफाई किया गया है 178। तो ये स्लाइड वाला आंकड़ा ज़्यादा लेटेस्ट है, ये विकिपीडिया पे थोड़ा 2 देश पीछे चल रहा होगा, 2-3 देश। समझ गए? अब कुछ देशों की बात कर लीजिए, जैसे चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल। इन्होंने साइन किया है बस, बट इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, इन्होंने तो साइन भी नहीं किया है। रशिया ने रेटिफाई किया था एग्रीमेंट को 2000 में, बट यूएस ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। यूएस ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अरे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या एग्जाम के लिए जरूरी है? देखो, इंडिया का स्टेटस जानना जरूरी है, इंडिया या फिर मेजर पावर्स का, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर पावर जैसे ही रशिया, यूएस, मतलब जो P5 कंट्रीज हैं उनका मान लीजिए। ऐसा हर एक देश का याद नहीं रखना। ओवरऑल वैसे आपको पता ही है, ज़्यादातर देशों ने साइन किया ही है, कुछ देशों ने साइन करके रेटिफाई नहीं किया है। देखो 1996 में ना इस ट्रीटी को वैसे अडोप्ट किया गया था। उस समय तक टोटल एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वर्ल्ड में हो चुके थे 2048, और उसके बाद कुछ एक्सप्लोजन अभी और भी हुए हैं। ये एक्सप्लोजन किन किन के द्वारा किए गए? जैसे देखो, 2 इंडिया के द्वारा किए गए, 2 पाकिस्तान के द्वारा किए गए, फिर नॉर्थ कोरिया के द्वारा किए गए। इन देशों ने किए हैं ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1996 के बाद। अब देखो, रशिया इस ट्रीटी से अगर बाहर आता है तो क्या इंप्लीकेशंस हैं? देखो, सबसे बड़ी इंप्लीकेशन यही है कि जैसे रशिया बाहर आया, कुछ और देश भी बाहर आ सकते हैं। अब जैसे यूक्रेन रशिया वार स्टार्ट हुआ, कुछ देशों को आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, तो न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने के लिए और एक्सप्लोजन किए जा सकते हैं, कुछ और देश बाहर आ सकते हैं इस ट्रीटी से, और एक न्यूक्लियर आर्म रेस के स्टार्ट होने का डर है कि विभिन्न देशों के बीच न्यूक्लियर आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी। रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध बढ़ता है तो देखो और ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा कि कहीं न्यूक्लियर मिसाइल्स का यूज़ ना हो जाए। रशिया वेस्ट के रिलेशंस भी और ज़्यादा खराब होंगे। वैसे अभी तक रशिया ज़्यादा एग्रेसिव है नहीं न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, लेकिन देखो पता नहीं कब एस्केलेशन हो जाए युद्ध में। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अंडरमाइनिंग फ्यूचर एग्रीमेंट। अंडरमाइनिंग फ्यूचर एग्रीमेंट मतलब देखो, मुश्किल से यूएस और रशिया के बीच में, जिनके पास ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मुश्किल से इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे या कम करेंगे। अब ना सारे एग्रीमेंट से इनके बीच में ख़त्म होते जा रहे हैं, तो कल को वर्ल्ड से अगर न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म करने हैं ना तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बेसिक एग्रीमेंट्स भी अब ख़त्म हो गए हैं यूएस और रशिया के बीच में। इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है? देखो, इंडिया ना एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं की है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1967-1968 में आई थी। इसमें यह कहा गया था एनपीटी में कि जिन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स अभी है ना, P5 यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट वाले मेंबर्स हैं, उनको रखने दो न्यूक्लियर वेपन्स, अब और कोई देश नहीं हासिल करेगा। तो इंडिया ने यह शिकायत की थी कि देखो ऐसा क्यों, अगर नहीं होने चाहिए तो किसी भी देश के पास नहीं होने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, आप ऐसा प्रोविजन क्यों कर रहे हो डिस्क्रिमिनेटरी कि P5 वाले तो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं बाकी नहीं रख सकते। हालांकि देखो यूएसए का ये तर्क था कि कम से कम अभी यही प्राग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, ये P5 वाले छोड़ेंगे नहीं, कम से कम और देशों को तो ना हासिल करने दिया जाए ना, ये यूएसए और बाकी देशों का तर्क था। लेकिन इंडिया को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इंडिया ने इस ट्रीटी को, एनपीटी को साइन नहीं किया। इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि ये नाम का वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव है लेकिन ये ट्रीटी सही नहीं है। इंडिया कहता है कि हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड से डिसआर्मामेंट हो न्यूक्लियर वेपन्स का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी देश नहीं हासिल करें और कुछ देश हासिल कर लें। ऐसा होना चाहिए कि एक भी न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड में किसी भी देश के पास ना हो, कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ये इंडिया की सोच है। लेकिन इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये सोच प्रैक्टिकल नहीं है। अब जिनके पास में है ना, वो कभी नहीं छोड़ेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया की सोच ना थोड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि कम से कम ये इंश्योर किया जाए कि नए देश ना हासिल कर पाएं। और वैसे देखो, इंडिया ने एक अच्छी चीज ये की है कि इंडिया ने ना सेल्फ मोरेटोरियम रखा हुआ है।
98 में हमने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, 2003 में हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी किया कि हम फर्दर टेस्ट नहीं करेंगे। बेशक इंडिया ने CTBT नहीं ज्वाइन किया, नहीं साइन किया, लेकिन इंडिया खुद से ही प्रॉमिस किया हुआ है वर्ल्ड से कि हम वैसे भी टेस्ट नहीं करने वाले हैं, और इंडिया ने टेस्ट किया भी नहीं है उसके बाद। तो कुल मिला के देखो पॉइंट यही है कि वर्ल्ड को और ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा स्टेबल बनाना है ना, तो न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल को लेके एक ठोस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की तो आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेंस के ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक CTBT से संबंधित है और दूसरा इसके बाद स्टबल बर्निंग से संबंधित है। प्री के क्वेश्चंस मेडिटेरेनियन सी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछता है। मैपिंग से संबंधित 2015 में पूछा, 17 में भी पूछा। मेडिटेरेनियन सी में कौन से देश का बॉर्डर नहीं लगता है? सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस क्वेश्चन को भी सोचिए, बताइए कौन से देश का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी में नहीं लगता है। सोच लिया? अब मैं आंसर बताता हूं। जॉर्डन का जो बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सी में नहीं ओपन होता है, और उसी प्रकार से यहां पे जॉर्डन और इराक के साथ बॉर्डर नहीं लगता है, तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 यानी सी। इन देशों का बॉर्डर लगता है मेडिटेरेनियन सी के साथ में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।